हेलो एवरीवन। सो एक माइक्रो कैप फिनटेक प्लेयर एमरेल फाइनेंस, इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं। आज कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग से करेंगे इस कंपनी का, लेकिन मेन आज देखेंगे कि आगे का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है इस बिजनेस की। सो एमरेल फाइनेंस का बिजनेस मॉडल अगर हम समझे तो तीन सेगमेंट्स है इस कंपनी के। पहला है डीएसए का सेगमेंट। डीएसए में कंपनी क्या करती है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जो आपके टॉप बैंक्स हैं लाइक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस, इनके जो रिटेल लोन के प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जैसे कार लोन हुआ, होम लोन हुआ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है और इससे इनको कमीशन इनकम आता है। दूसरा सेगमेंट है एमरेल फाइनेंस का एनबीएफसी का। इसके अंदर कंपनी खुद से बिजनेस लोन देती है, मतलब किसी और का प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, कंपनी खुद से बिजनेस लोन देती है, यहां से इनको इंटरेस्ट इनकम आता है। तीसरा सेगमेंट जो सबसे इमर्जिंग सेगमेंट है एंड हमने भी इसके लिए इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट। ईडब्ल्यूए मतलब अर्ली वेज एक्सेस। अब अर्ली वेज एक्सेस को अगर सिंपली हम समझें तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है मार्केट में। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जिसको जिसको मंथली बेसिस पे जो सैलरी मिलता है। नाउ अब उसका जो मंथली सैलरी है उसका बहुत बड़ा पार्ट वो ऑलरेडी मिड ऑफ द मंथ या फिर मंथ के एंड तक उसको कंज्यूम कर लेता है। अब उस टाइम पे अगर उसके घर में या कोई भी अगर कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई भी और ऐसी इमरजेंसी आती है, सो वहां पे उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला तो ये, या तो वो मार्केट से जाके लोन ले सकता है। उसके अंदर इशू ये है कि बैंक या एनबीएफसी उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, प्लस उसको जो ईएमआई है वो काफी लंबे टाइम तक पे करना पड़ेगा, बिकॉज 3-6 मंथ्स का तो लोन मिलता नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास में ये है कि वो अपने एम्प्लॉयर से, ये जो अपना जो उसका जो कॉर्पोरेट है वहां से वो एडवांस ले सकता है, लेकिन उसमें भी केस टू केस वेरी करता है कि कई सारे कंपनीज में इतना प्रेफर नहीं किया जाता कि फ्रीक्वेंटली अपने एम्प्लॉयज को जो है वो एडवांस वहां पे दिया जाए। वो भी एक बड़ा इशू है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है ये ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट, अर्ली वेज एक्सेस। इसके अंदर क्या हो रहा है, एमरेल फाइनेंस बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है उस एम्प्लॉय को। लोन भी इसको बोले या फिर एक तरीके का उसी का जो सैलरी है उसको एडवांस में पे कर रहा है एमरेल फाइनेंस 1 मंथ के लिए। अब एमरेल फाइनेंस को जो इसका रीपेमेंट है वो डायरेक्टली एम्प्लॉय से नहीं आता है, वो उसके एम्प्लॉयर से आता है। मतलब जो उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर है, जो कॉर्पोरेट है, वो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, जितना भी उस एम्प्लॉय ने लोन लिया है एमरेल फाइनेंस से, उस अमाउंट को उसकी सैलरी में से कट करेगा, एमरेल को वापस करेगा और बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देगा उसकी सैलरी में। देन पॉइंट आता है कि एमरेल का इनकम कहां से आया। ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट है, मतलब इस पे इंटरेस्ट बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है, जीरो इंटरेस्ट चार्ज होता है। एमरेल फाइनेंस इसमें प्रोसेसिंग फी से अर्न करता है। प्रोसेसिंग फी ये कंपनी 1.25% से लेकर के आई थिंक 2.5% तक मैक्सिमम ये चार्ज करता है उस लोन अमाउंट के ऊपर। तो उससे एमरेल का इनकम आता है, वो प्रोसेसिंग फी से कंपनी का इनकम आता है। नाउ अब इसमें रिस्क है, ऑफ कोर्स कल को वो एम्प्लॉय डिफॉल्ट कर सकता है, तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एमरेल फाइनेंस जो है वो दो चीजें करता है। सबसे पहला ये मेक श्योर करता है कि उस एम्प्लॉय का जो मंथली सैलरी है उसका मैक्सिमम जो 40% है उतना ही मैं उसको लोन दूंगा। यानी अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 1 लाख रुपीज है तो उसको सिर्फ 40,000 तक का ही लोन मिलेगा। ये मैक्सिमम एक्सपोजर हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रिस्क जो है वो काफी कम कर दिया, मैंने एक्सपोजर कम कर दिया। जैसे हम मॉर्गेज में देखते हैं ना, लोन टू वैल्यू रेशियो, सो काइंड ऑफ वैसा ही है, मैंने टोटल एक्सपोजर कम कर दिया। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि जिस भी टाइम पे वो एम्प्लॉय उस लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उस लोन के लिए लोन को अवेल करवा रहा है, वो उस डेट तक चेक करते हैं कि उस मंथ में उसने कितने वर्किंग डेज दिए उस कंपनी को। जो तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर वो मंथ के 15 डेट को अगर वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो उसका सैलरी का 40% देखा जाएगा वो 1 लाख के ऊपर नहीं देखा जाएगा, वो 50,000 के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने पूरा मंथ सर्व नहीं किया है। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने अपने रिस्क को और कम कर दिया। एक तो पहले ही उसके सैलरी का सिर्फ मैं 40% दूंगा, दूसरा मैं ये भी देखूंगा कि कितना मंथ वर्किंग डे वो कर चुका है, वर्किंग अपना दे चुका है उस कंपनी को, तो उसका सिर्फ मैं 40% दूंगा। तो टोटल ओवरऑल रिस्क मेरा और कम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोडक्ट है अर्ली वेज एक्सेस। अब इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, लाइक यूएस वगैरह में आप देखोगे तो वहां पे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे मैकडी हो, आपका वॉलमार्ट वगैरह हो, वहां पे डेली बेसिस पे, इवन वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इंडिया में लास्ट 4-5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। मतलब
पहले जो हमारी इकोनॉमी होती थी वो सेविंग इकोनॉमी ज्यादा होती थी, लोग सेविंग पे ज्यादा बिलीव करते थे कि अगर घर में कोई अगर बड़ा प्रोडक्ट खरीदना है, कोई बड़ा आइटम परचेज करना है, तो लोग बिलीव करते थे कि हम सेविंग करेंगे उसके लिए कुछ ईयर्स तक और उसके बाद उसको परचेज करेंगे। लास्ट 4-5 ईयर्स में ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। आई मीन पोस्ट कोविड आप बेसिकली बोल सकते हो, लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब आज के टाइम पे कैसा कल्चर है कि किसी भी चीज का आपको डिजायर है तो मल्टीपल आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं। मतलब विद इन मिनट्स आपको आज के टाइम पे लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करता है कि आज जो डिजायर है उसको अभी ही फुलफिल करना है। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है कंजम्पशन का सेविंग से स्पेंडिंग की तरफ में, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट का ये कॉन्फिडेंट है कि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अभी तो आई मीन इनका कहना है 90 लाख करोड़ के आसपास का सैलरी मार्केट है इंडिया का। तो उसमें अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखें इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास बनता है। और इंडिया में गिनती के आई मीन 4-5 प्लेयर्स ही हैं जो अभी इस तरीके के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। एक तो एमरेल फाइनेंस है, एक जिफी करके कंपनी है, और एक दो और कंपनी है। तो बहुत छोटा अभी अभी इसका बेस है, तो कंपनी इसमें काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल देखती है आगे चल के। 10 एक कॉमन क्वेरी ये आता है कि इस वाले सेगमेंट में, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कल को चल के कोई भी बड़ा बैंक एंटर कर सकता है एंड पूरा मार्केट जो है वो डिसरप्ट कर सकता है एमरेल फाइनेंस और बाकी प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने आई थिंक 2-3 कॉन कॉल पहले इस पे एक अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया था कि क्यों बैंक से उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन का खतरा नहीं है। इनका कहना है कि 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक इस वाले स्पेस में एंटर नहीं करते हैं और आगे भी नहीं ही करेंगे। सबसे बड़ा रीजन है कि बैंक का जो मॉडल है ना वो काफी हाई ओपेक्स मॉडल है। सबसे हाई ओपेक्स मॉडल होता है बैंक का, उसके बाद लो ओपेक्स मॉडल होता है एनबीएफसी का, और सबसे लो ओपेक्स मॉडल होता है फिनटेक का, जैसे एमरेल्ड हो गया आपका, या आई थिंक एक जैगल प्रीपेड भी कंपनी है, वो भी एक फिनटेक कंपनी है। तो इनका सबसे लो ओपेक्स मॉडल होता है। बैंक का मॉडल काफी हाई कॉस्ट मॉडल है। तो ये वाला अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो बहुत छोटा टिकट साइज है इसका, 25,000 का टिकट साइज है। बैंक के लिए ये आई मीन काफी ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज कर देगा उनके उनके पूरे ऑपरेशन का, इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने में। प्लस दूसरी साइड से अगर आप देखो तो इंडिया में जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो मेन जो कंपटीशन है वो आपके टॉप 5-6 बैंक से ही आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। पीएसयू की भी ऑफकोर्स 3-4 टॉप बैंक्स हैं। बाकी जो स्मॉल साइज आप बैंक्स देखोगे उनका तो अलग अलग ही डिपॉजिट का अपना इशू चल रहा है। जो टॉप 5-6 बैंक्स हैं वो मेन किसी बड़े प्लेयर को कंपटीशन दे सकते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट में। लेकिन वो सारे टॉप 5-6 बैंक्स जो हैं वो सिक्योर प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब आप हार्डली देखोगे कोई बैंक है जो 30% अनसिक्योर्ड कर रहा है, वरना मेजरली सबका 80-90% जो बुक है वो पूरा सिक्योर्ड बुक होता है। सिर्फ 5-10% जो होता है उनका वो अनसिक्योर्ड बुक होता है, और वो भी साइकिल पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आप लास्ट 1-1.5 साल देखोगे तो सारे बैंकों ने सिक्योर प्रोडक्ट्स की तरफ ही फोकस करना शुरू किया है, अनसिक्योर्ड पे तो कोई देख भी नहीं रहा। हाँ, जब साइकिल चेंज होगा तब ऑफकोर्स वो अनसिक्योर्ड में एंटर करेंगे, लेकिन वहां पे भी वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स में करेंगे। इस तरीके के प्रोडक्ट में बैंक ज्यादातर जो है वो एंटर नहीं करते हैं। तीसरा एक और रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, कि आरबीआई की तरफ से एक रेगुलेशन है कि बैंक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकता कस्टमर को जो जीरो इंटरेस्ट का हो। अब ये जो ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट है वही हमने डिस्कस किया था कि ये जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें जो इनकम आती है वो प्रोसेसिंग फी से आती है, तो बैंक को ये अलाउ ही नहीं है कि वो कोई भी जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट ऑफर करे। इस वजह से भी बैंक जो है वो इस सेगमेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ये इस पे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन था। देन आपके एनबीएफसीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस हो गया या चोला फाइनेंस हो गया, जो इस तरीके के सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। आई मीन जीरो इंटरेस्ट फी वाला प्रोडक्ट वो ऑफर कर सकते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस का भी अगर आप कस्टमर प्ले देखोगे तो वो हाई टिकट साइज में प्ले करता है, 1 लाख, 1.5 लाख, आई मीन 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उस तरीके के सेगमेंट में वो ज्यादा प्ले करता है। ये जो 20,000, 25,000 का जो प्ले है वो बजाज फाइनेंस के लिए भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज वो पहले ये मेक श्योर करता है कि जिस भी कस्टमर को मैं ऑन बोर्ड कर रहा हूं, मेरा कल को चल के नेक्स्ट 5-6-7 ईयर्स के बाद मेरा क्रॉस सेल रेशियो कितना रह सकता है, यानी मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका कितना मल्टीपल मैं रेवेन्यू उससे जनरेट कर सकता हूं, उसके बाद बजाज फाइनेंस उस कस्टमर को ऑन बोर्ड करता है। तो उनके लिए भी आई मीन बहुत कम चांस है कि वो इस तरीके के छोटे सेगमेंट में एंटर करेंगे। सो ये इनकी मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन है। बाकी तो इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि और कॉम्पिटिटर्स आए, और ज्यादा नए प्लेयर्स आए इसके अंदर, क्योंकि अभी इसकी अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं हो रही है। तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तब अवेयरनेस क्रिएट होगी, माउथ ऑफ वर्ड होगा, और धीरे धीरे मार्केट ग्रो करना स्टार्ट होगा। तो कंपनी कह रही है अभी नेक्स्ट 5-7 ईयर्स तक तो हमको लगता नहीं कि कंपटीशन का कोई प्रॉब्लम है, और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आने चाहिए, तभी ओवरऑल मार्केट ग्रो होगा। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल और पूरा सेगमेंट है ये इनका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का। अब हमने क्यों डिस्कस किया था, बिकॉज एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी थी, बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा था, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था, गाइडेंस काफी स्ट्रांग था, और पीई काफी लो था उस टाइम पे। हालांकि स्टॉक
डबल भी हुआ वहां से जहां से हमने डिस्कस किया, उसके बाद लास्ट 6 मंथ्स में ठीक ठाक करेक्शन आया है। सो अब देखना है कि Q4 में इनका रिजल्ट कैसा आया है, एंड उसके बाद इनका कॉन कॉल का मेन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो नंबर सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी के रेवेन्यू में Q4 में 66% की ग्रोथ है। ये पूरा FY25 अगर आप देखोगे Q1, Q2, Q3 सब में बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। आई थिंक 55, 60, 66, 67 इस तरीके की ग्रोथ हर एक क्वार्टर में देखने को मिली है। देन इबिट्टा कंपनी का डबल से भी ज्यादा हो गया, 117% का ग्रोथ। और पैट का नंबर अगर आप देखोगे सो 133% का ग्रोथ है। इनका टैक्स एक्सपेंस एक्चुअली इस क्वार्टर में इंक्रीज हो गया 29% का, लास्ट ईयर 25% था, इसलिए ये 133% है, वरना पैट का ग्रोथ और ज्यादा हो सकता था कंपनी का। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। देन इनका ये एमएसएमई वाला प्रोडक्ट है जो कंपनी खुद से लोन देती है, एनबीएफसी वाला। फिर इसका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट का मेन हाईलाइट क्या रहा है, एवरेज टिकट साइज अगर आप देखोगे 25,000 रहा है FY25 के अंदर, एंड 200 से ज्यादा सिटी में कंपनी की प्रेजेंस है। देन ये सारे पार्टनर्स हैं इनके, ये सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं जहां से कंपनी खुद मतलब उनके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये सारे ये इनके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं और ये सारे इनके सोर्सिंग पार्टनर्स हैं। मतलब ये जो एनबीएफसी का जो लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, देन जो ईडब्ल्यूए के अंदर जो लोन देती है उसकी सोर्सिंग यहाँ इन सारे पार्टनर से होती है, और ये सारे इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। मतलब इनके प्रोडक्ट्स को कंपनी आगे लोन देती है, वो जो रिटेल लोन वाला इनका जो सब्सिडरी है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे, पर्सनल लोन से लेके बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, मशीनरी लोन, कार लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस साल का अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूए में इन्होंने 9 करोड़ से ज्यादा का डिसबर्समेंट किया है पूरे साल के अंदर। 62 कॉर्पोरेट्स कंपनी ने ऑनबोर्ड करे हैं, और अभी इनका कहना है कि 20 से ज्यादा कॉर्पोरेट जो है वो पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑनबोर्ड हो जाएंगे। मतलब क्लाइंट्स की पाइपलाइन भी काफी अच्छी है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि टेक वाला पार्ट हमारा काफी स्ट्रांग है, कि आज के टाइम पे कोई भी एक एवरेज कॉर्पोरेट जिसका एम्प्लॉय बेस 2000 के आसपास है, उसको विद इन 30 मिनट्स में हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा टेक वाला पार्ट है। देन उसके बाद इनका अगर आप ये क्वार्टरली बेसिस पे रन रेट देखोगे कॉर्पोरेट एक्विजिशन का, तो एक्चुअली ये काफी अच्छा है। मतलब Q1 में इन्होंने 10 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड किया था, देन 15, 17, इस क्वार्टर में टोटल 20 कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड करा है। तो पूरे साल में 62 क्लाइंट्स कंपनी ने ऑनबोर्ड करे हैं, एंड ये सारे मेन क्लाइंट्स हैं जो FY25 के अंदर कंपनी ने ऑनबोर्ड करे हैं। अब इसमें ऑफ कोर्स आपको कोई बहुत बड़ा ब्लू चिप नाम नहीं दिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एमरेल्ड आज कोई एक बहुत बहुत पॉपुलर ब्रांड नहीं है, और जो ये प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट, ये बहुत अनपॉपुलर प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर कंसिस्टेंटली कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड कर पा रही है, तो ये हमको एक चीज ये शो कर रहा है कि इनके प्रोडक्ट की एटलीस्ट थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ रही है। इतना ही काफी है अभी के लिए, बिकॉज अगर ये डायरेक्शन कंटिन्यू रहा तो आई मीन हाई चांस है कि आगे चल के कंपनी मिड साइज कॉर्पोरेट्स को भी ऑनबोर्ड कर सकती है। देन मे बी कुछ ईयर्स बाद जो लार्ज साइज आपके ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स हैं वो भी ऑनबोर्ड हो सकते हैं। एंड आप जस्ट अज्यूम करो इस कंपनी का जो बेस है कितना छोटा है, 21 करोड़ का रेवेन्यू है इनका। सो एक भी अगर मिड साइज कोई कंपनी इनका ऑनबोर्ड हो जाता है तो कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो ऑफ कोर्स उसके लिए जरूरी ये है कि अभी इस डायरेक्शन को कंटिन्यू रखे, यानी हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में कंपनी का नंबर ऑफ कॉर्पोरेट जो है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए, बिकॉज वहीं से वर्ड ऑफ माउथ आएगा, वहीं से पॉपुलैरिटी आएगा, और वहीं से इस प्रोडक्ट का ग्रोथ आएगा। देन इनके नंबर्स वगैरह मेनली हमने डिस्कस कर लिए। एक जो आप छोटा सा इशू देखोगे इनके बिजनेस में आरओई का, सो आरओई इनका काफी लो है। आई मीन 8% से लेकर अगर हम देखें तो अभी इंप्रूव जरूर हुआ है, 10% क्रॉस किया है, बट स्टिल आई मीन एक एनबीएफसी बिजनेस है या फिनटेक मॉडल है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, तो आरओई इनका 18-20% के आसपास होना चाहिए। आरओई अभी कंपनी का काफी लो है। एक रीजन उसका ये भी है कि कंपनी का लेवरेज बहुत कम है। मतलब आप देखोगे 86 करोड़ का इक्विटी पड़ा है और सिर्फ 15-16 करोड़ का डेट है कंपनी के पास में। तो लेवरेज वाले बिजनेस में, लेंडिंग वाले बिजनेस में अगर आपका लेवरेज रेशियो ज्यादा नहीं होगा तो आपका आरओई बहुत लो ही रहेगा। जैसे आप इंडिया शेल्टर को देखो, एचडीएफसी फाइनेंस को देखो, उनका आरओई क्यों इंप्रूव हो रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर से, बिकॉज वो दोनों कंपनीज अपना लेवरेज बढ़ा रही है। इनका लेवरेज काफी कम है, ये मेन रीजन है लो आरओई का। अच्छी चीज ये है कि मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में गाइडेंस दिया है, मतलब गाइडेंस नहीं दिया है लेकिन एक इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि हम आगे हमारा टारगेट रहेगा कि आरओई को हम इंप्रूव करें। हमारा जो भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा बिजनेस में वो डेट के थ्रू आएगा, लेवरेज के थ्रू आएगा। सो वहां से आरओई का इंप्रूवमेंट आना हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरे नंबर्स हैं एमरेल्ड फाइनेंस के, अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे पूरे FY25 के अंदर। नाउ कॉन कॉल की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपनी का
कि डिसबर्समेंट का जो हमने इनका लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, इनका टारगेट था मार्च 2025 तक 2 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट के रन रेट को हमको अचीव करना है। तो ये वाला पार्ट इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब इस गाइडेंस को इन्होंने बीट कर दिया है। जो इन्होंने एक्चुअल मंथली डिसबर्समेंट अचीव किया है वो आई थिंक 3 करोड़ का करा है। सो 3 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट का रन रेट है कंपनी का एज ऑफ FY25। अब अगर ये इस रन रेट को भी कंटिन्यू करते हैं तो भी उसके अकॉर्डिंग FY26 में कंपनी बहुत आराम से 36 करोड़ का डिसबर्समेंट कर सकती है। हालांकि ऑफ कोर्स जब से इन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है इस डिसबर्समेंट के अंदर, तो वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो डिसबर्समेंट वाले पार्ट पे गाइडेंस को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। देन दूसरा पॉइंट आता है, हमने आई थिंक 1-2 कॉन कॉल पहले इनके मैनेजमेंट से सुना था कि EWA प्रोडक्ट के साथ में ये एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज इनका कहना था कि जो EWA प्रोडक्ट है उसमें अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन तो ये है कि इन केस अगर जो एम्प्लॉय है उसको ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो इस वाले प्रोडक्ट में एक लिमिटेशन ये है कि आप उसकी सैलरी का मैक्सिमम 40% ही दे सकते हो। तो मतलब उसको बाकी के अमाउंट का जो अरेंजमेंट है वो कहीं और से करना पड़ेगा। दूसरा एक और इशू क्या था कि एम्प्लॉय को नेक्स्ट मंथ ही रीपे करना है, उसकी सैलरी में से नेक्स्ट मंथ ही डिडक्ट हो जाएगा। और कई बार ऐसा केस होता है कि फाइनेंशियल जो नीड होती है एम्प्लॉय की वो ज्यादा अमाउंट की हो सकती है एंड मे बी वो कंफर्टेबल हो कि उसको वो EMI बेसिस पे पे करे। सो इस केस में एम्प्लॉय क्या प्रेफर करेगा? रादर देन कि वो EWA प्रोडक्ट ले, वो कहीं बैंक वगैरह से जाके लोन ले लेगा। अब यहाँ पे अगर आप एमरेल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, बिकॉज उस कस्टमर का सारा डेटा इनके पास है, EWA प्रोडक्ट पास्ट में उसने लिया हुआ है, लेकिन अब वो जाकर के कहीं बाहर से लोन ले रहा है। तो इसको केटर करने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए कंपनी ने ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लॉन्च करने का प्लान किया था कि इसके थ्रू एम्प्लॉय जो है वो हमसे बड़े अमाउंट का भी लोन ले सकता है और EMI के बेसिस पे कर सकता है। EMI जो है वो अगेन उसका जो एम्प्लॉयर है वो मंथली बेसिस पे डिडक्ट करेगा और हमको पे करेगा। तो ये वाला मॉडल इन्होंने प्लान किया था। मैंने इस कॉन कॉल में इनको पूछा कि इस पे क्या अपडेट है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी ये वाला प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा स्लो मोड में चल रहा है, मतलब कुछ प्रोग्रेस इसमें खास अभी हुई नहीं है। 2 अलग नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। तो एक तो इन्होंने MSME लोन वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब बिजनेस लोन तो ये कंपनी ऑलरेडी देती है, सो आई मीन ये MSME लोन एक और नया प्रोडक्ट साथ में कंपनी ने लॉन्च किया है। मे बी इसमें टिकट साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा। दूसरा इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। सो इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है? आई मीन सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो जो B2B बिजनेस होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा B2B का बिजनेस है, मैंने किसी दूसरे बिजनेस को 10 लाख का प्रोडक्ट सेल किया। अब मेरा और उसका पेमेंट टर्म जो है वो 90 डेज का है, यानी कि वो जो क्लाइंट है मेरा वो मुझे 90 डेज के बाद मुझे पे करेगा, लेकिन मुझे तब तक बिजनेस रन करना है, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, जो 10 लाख का जो अमाउंट है उसका इनवॉइस जनरेट करूंगा एंड एमरेल्ड फाइनेंस से उसका उसका एक कैश ले लूंगा इमीडिएट बेसिस पे। तो 10 लाख का मे बी 70, 80, 90% जो एमरेल्ड है वो मुझे अमाउंट दे देगा। 90 डेज के बाद जब मेरा क्लाइंट मुझे पे करेगा तो एमरेल्ड फाइनेंस उसमें अपना प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह काट के बाकी का अमाउंट मुझे पे कर देगा। तो ये होता है आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो ये एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसका रैशनल में भी एक ये हो सकता है कि अभी तक आप देखो तो एमरेल्ड फाइनेंस सारे वही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था जो डायरेक्टली उसको एंड एम्प्लॉय को बेनिफिट कर रहा था, या तो एम्प्लॉय की नीड फुलफिल हो रही थी और उसके साथ में एमरेल्ड फाइनेंस का भी ग्रोथ आ रहा था बिजनेस का। लेकिन जो कॉर्पोरेट है, जो एम्प्लॉयर है, मे बी उसको एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा था। तो उसको भी इस सर्कल में लाने के लिए आई मीन उसको भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हो, ये मे बी एक पर्पज हो सकता है कि क्यों कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर के आई है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग को। बिकॉज ये इन्हीं को टारगेट करेंगे, जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, जो MSMEs हैं, SMEs हैं, वही इनके टारगेट कस्टमर होंगे इसमें। सो और भी इन्होंने काफी डिटेल इस पे डिस्कशन किया है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे इसको आगे स्केल अप करेंगे, क्यों ये डिफरेंट है बाकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसे ये कंपीट करेंगे बैंक्स NBFC से। तो वो डिटेल में कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक नया प्रोडक्ट लेकर के आई है कंपनी। देन लास्ट एक और पॉइंट आता है, आई मीन जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी करना स्टार्ट किया था तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के बाद एमरेल्ड फाइनेंस का जो बिजनेस है वो मेनली EWA प्रोडक्ट की वजह से ही जाना जाएगा, यही इनका मेन पॉपुलर प्रोडक्ट होगा। सो उस पर ऑफकोर्स मैंने मैनेजमेंट से क्लैरिटी भी लिया आज। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप नेक्स्ट 3-5 ईयर्स का विजन लेकर के चलोगे तो ये जो EWA प्रोडक्ट है ये हमारे लिए मेन कस्टमर एक्विजिशन का प्रोडक्ट होगा। मतलब है इनके कहने का
कि आज के टाइम पे अगर आप कस्टमर को देखो या बोरोवर को देखो तो पूरे दिन उनको उनके पास में मल्टीपल कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं अलग अलग कंपनीज के लोन वगैरह के लिए, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत है। ऐसे में अगर हमें किसी कस्टमर को एक्वायर करना है तो हमें हमारे पास में कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए। सो ये जो EWA प्रोडक्ट है ये हमारे लिए एक यूएसपी है, मतलब एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं। ये एक हमारा यूएसपी होगा कस्टमर को एक्वायर करने का। तो इस वाले प्रोडक्ट से हम कस्टमर को एक्वायर करेंगे। देन आगे चल के जो हमारा पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है, जहां पे हमारे पास गोल्ड लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मशीनरी लोन है, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम क्रॉस सेल अपसेल करेंगे इस कस्टमर को। तो यहां से हमारा ओवरऑल बिजनेस ग्रो करेगा। मैनेजमेंट का कहना है जैसे आपने बजाज फाइनेंस को देखा, उन्होंने अर्ली ईयर्स में जो नो कॉस्ट इंटरेस्ट जो उनका कार्ड होता है वो सेल कर करके उन्होंने कस्टमर को ऑनबोर्ड किया। देन नेक्स्ट 4-5 इयर्स में उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स उस कस्टमर को क्रॉस सेल अपसेल किया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का उन्होंने मल्टीफोल्ड रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एक कस्टमर से। सो उनका कहना है काइंड ऑफ वैसा ही स्ट्रेटेजी है हमारा भी। अब ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली जाके अगर सेल करेंगे तो हम अपने आप को डिफरेंट नहीं दिखा सकते इस मार्केट में, अगर हम भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये जो EWA प्रोडक्ट है ये हमको थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा बाकी प्लेयर से। ऑफ कोर्स इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन इसको हम और अच्छे से लिवरेज करेंगे जब हमारे पास में ये सारे प्रोडक्ट्स को हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा एक और इनका कहना है कि आज के टाइम पे हम जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, आपका इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हम आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमारा प्लान है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो मतलब प्रोडक्ट बास्केट जो है वो हमारा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है कंपनी का नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स के लिए। बाकी गाइडेंस वाले पार्ट पे स्पेसिफिकली इतना डिस्कशन हुआ नहीं कॉन कॉल में, लेकिन इन्होंने ये इंडिकेट किया जो पहले हमारा गाइडेंस था कि पैट को 8 से 10 टाइम लेकर के जाना है। सो ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्ट्री जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ चल रहा है होपफुली आगे भी वही कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यही एक इन्होंने इंडिकेशन दिया है। इनका कॉन कॉल एनालिसिस और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इनसाइट्स है उसमें, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें देख के डिस्कस करके समझ में आता है कि बिजनेस का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है। मतलब ग्रोथ भी अच्छा है, आगे का आप देखोगे तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी कंपनी ठीक कर रही है। और ये वाला पार्ट कि जो कॉर्पोरेट है, जो एम्प्लॉयर है, उसको भी वो सर्कल में ला रहे हैं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उसको भी बेनिफिट हो, उसके लिए भी कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हो। सो वो वाली चीज भी अच्छी है कि आप उसको भी इंगेज करके रखोगे। और अभी तक इनके पास में ऐसा एक भी केस हुआ नहीं है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मतलब ऑनबोर्ड हुआ हो और कुछ मंथ्स के बाद उसने रिजेक्ट कर दिया उनके प्लेटफॉर्म से, ऐसा एक भी केस हुआ नहीं है। तो मतलब रिटेंशन बेस कंपनी का काफी अच्छा है। लास्ट एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी ने टारगेट दिया है कॉर्पोरेट वाले पार्ट के ऊपर। जैसे आज अगर आप देखोगे तो 75 कॉर्पोरेट्स हैं इनके पास टोटल, पूरे साल में 62 इन्होंने ऑनबोर्ड करे हैं, आई थिंक 13 लास्ट ईयर में ऑनबोर्ड करे थे, तो 75 टोटल कॉर्पोरेट्स हैं। मैनेजमेंट का कहना है FY26 में इसको हम 250 तक लेके जाना चाहते हैं, मतलब काफी हाई ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है अपने कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग में FY26 के अंदर। तो बिकॉज इनका कहना है हमने सेल्स मार्केटिंग में काफी ज्यादा टीम वहां पे हायर करी है, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिनका एक अच्छा कनेक्शन है काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो FY26 में हमारे पास अच्छी पाइपलाइन है जहां पे हम कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल गाइडेंस वाला पार्ट है कंपनी का। बाकी आप ओवरऑल देखोगे तो रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी लगती है, बिकॉज वही 38-39 का PE मल्टीपल है, 50-60% का बिजनेस का टॉप लाइन का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है। एंड जैसा अभी इनका परफॉर्मेंस आया है 4 करोड़ का पैट, आई थिंक 9 करोड़ है, यही सेम रन रेट अगर ये कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए तो इनका गाइडेंस पूरा अचीव हो जाएगा। वही 8 to 10 टाइम का पैट ग्रोथ का इनका गाइडेंस था। सो उसके लिए यही रन रेट इनको कंटिन्यू रखना है। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि होपफुली यही जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी इनका कॉन कॉल डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।